डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं. विद्यार्थी मित्रों, आज जिस विषय की हम बात करने वाले हैं वह विषय है बीए ऑनर्स हिंदी, जिसका पेपर है अनुवाद और उसकी प्रविधि, जिसका पेपर कोड है HND-SEC 101. इस पेपर के अंतर्गत आज हम जिस इकाई की बात करने वाले हैं वह है इकाई 1. इकाई का नाम है अनुवाद, अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व. मित्रों, इस इकाई को हमने कुल 4 भाग में विभाजित किया था, जिसमें रूपरेखा भाग 1, भाग 2, 3 और 4. भाग 1 और भाग 2 इसकी बात हम अगले लेक्चर में कर चुके हैं. एक बार हम नजर कर लेते हैं कि अगले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाई की हुई है. सबसे पहले भाग 1 में हमने पढ़ा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषाएं, अनुवाद के प्रमुख घटक, अनुवाद का स्वरूप और अनुवाद के स्वरूप की आवश्यकता है. भाग 2 में हमने पढ़ा कि अनुवाद की प्रकृति क्या है, अनुवाद की भाषिक प्रकृति, अनुवाद की सांस्कृतिक प्रकृति, अनुवाद की सृजनात्मक प्रकृति और अनुवाद की भूमिका, और अंत में निष्कर्ष. यहाँ तक हम बात कर चुके हैं. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है अनुवाद की आवश्यकता. जो हमारा इकाई जो है उसका जो नाम है अनुवाद का अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व. हमने इस टाइटल के हिसाब से ही इस यूनिट को 4 खंडों में विभाजित किया था, जिसमें अर्थ, स्वरूप, प्रकृति इसकी बात हम कर चुके हैं. अब हम भाग 3 में बात करेंगे अनुवाद की आवश्यकता के बारे में. अनुवाद की आवश्यकता उसमें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले सामाजिक आवश्यकता, शैक्षिक आवश्यकता, प्रशासनिक आवश्यकता और अंत में है वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकता. ये हो जाएगा भाग 3 में. इसके बाद भाग 4 में जो हम बात करने वाले हैं वह है अनुवाद का महत्व क्या है. उसमें सबसे पहले अनुवाद का साहित्यिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व, वैश्विक महत्व, डिजिटल युग में अनुवाद और अनुवाद के प्रमुख लाभ, और अंत में आएगा निष्कर्ष. तो कुल मिलाकर हमने इकाई 1 को 4 खंडों में विभाजित किया था. आज हम खंड 3 की बात करने वाले हैं. खंड 3 की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना के तौर पर बात करें तो अनुवाद क्या है, अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद की जरूरत क्या है और अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है, यह बात हम कर चुके हैं. अनु यानी बाद में और वाद यानी कहना, मतलब जो पहले कहा जा चुका है उसको दोबारा कहना. तो इस प्रकार से अनुवाद को हमने देखा था. अनुवाद की जो परिभाषाएं हैं, भारतीय चिंतकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हमने बात की थी. भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है उसके बारे में हमने बात की थी. पाश्चात्य चिंतक जो हैं उन्होंने अनुवाद को लेकर क्या कहा हुआ है, अनुवाद की परिभाषा उन्होंने क्या दी हुई है, इसके ऊपर हमने विस्तार से बात की थी. आज हम बात करने वाले हैं अनुवाद की आवश्यकता के बारे में. सबसे पहले अगर बात करें तो बहुभाषिक समाज की अनिवार्यता, अनुवाद की जरूरत क्या है, उसमें उस विषय के बारे में जब हम बात करते हैं तो आवश्यकता के ऊपर सबसे पहला बिंदु रहेगा बहुभाषिक समाज की अनिवार्यता. भारत जो है वह बहुभाषिक देश है. हमारे देश में संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं. उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं. तो इस प्रकार से भारत बहुभाषिक देश है तो कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पूरे देश का अधिकतर वर्ग जिसको समझ सके, अधिकतर लोग जिसको समझ सके. तो ऐसी कोई भाषा होगी तो 2 राज्य के बीच में अगर कुछ बातचीत करनी हो, व्यापार करना हो, तो उसके माध्यम कोई एक भाषा ऐसी उसका माध्यम होनी चाहिए जो दोनों राज्य के लोग उसको समझ सके. तो पूरे देश को एक सूत्रता में लाने के लिए, एकजुट करने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता होती है. और भारत में अभी हिंदी भाषा वही काम कर रही है. भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. कुछ कुछ जगह पर हिंदी भाषा समझ में ना भी आए तो भी अभी अभ्यास चल रहा है कि धीरे धीरे हर जगह पर हिंदी का प्रचार और प्रसार हो. दक्षिण भारत में भी आज हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हो रहा है. उसका कारण यही है कि जितने अधिक लोग हिंदी भाषा को समझेंगे, पूरे भारत के अपने विचारों के आदान प्रदान में सरलता रहेगी. तो भारत एक बहुभाषिक देश है और बहुभाषिक देश की सबसे प्रमुख और अनिवार्य आवश्यकता है किसी एक भाषा का
ज्ञान सबको होना। तो बहुभाषिक समाज में अब कोई एक भाषा है, अब मान लीजिए कि कोई एक भाषा प्रचलन में है और उसी भाषा को सब समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? दक्षिण भारत के लोग अधिकतर हिंदी को नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए माध्यम रहेगा अनुवाद का। उनको जरूरत पड़ेगी अनुवाद की। अब बहुभाषिक समाज है तो हिंदी में जो भी लिटरेचर लिखा गया है, हिंदी में संविधान के जो भी नियम लिखे गए होंगे, तो उनका अनुवाद उनको करना पड़ेगा अन्य भाषा में। जिन जिन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रचलन नहीं है, वहां पर अभी अनुवाद के माध्यम से अपने पाठ को वहाँ के जो लोग हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अनुवाद की सहायता लेते हैं। दूसरा है विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद। हमने बात की कि हिंदी भाषा की कोई भी बात हो, अगर वही बात हमें किसी अन्य क्षेत्र में, या तो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, वहाँ तक अपनी बात पहुँचानी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ के लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है, तो उनको उनकी भाषा में ही यहाँ का पाठ जो है उसका अनुवाद करके उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तभी वो अपने विचारों को, हमारे विचारों को ग्रहण कर पाएंगे और हमारी बात को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न भाषाओं के बीच में संवाद स्थापित करने का काम कौन करता है? तो वह करता है अनुवाद। तीसरा पॉइंट है ज्ञान के आदान प्रदान की आवश्यकता। अब ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति ने कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और विश्व के हर एक कोने में अगर उनको वह ज्ञान पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि चीन में किसी व्यक्ति को एक नया विचार आया हुआ है, उसने एक नया आविष्कार किया हुआ है। अब अपने आविष्कार को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए चाइनीज भाषा जो है उसका तो वो प्रयोग करने पाएगा, क्योंकि सभी लोग चाइनीज नहीं समझ पाते हैं, सबको वह नहीं आती है। तो जिस देश की जो भाषा होगी उसको अपना कंटेंट, अपना विषय है, वो उस भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा और अनुवादक के माध्यम से वो अनुवाद करेगा और अपने विचारों को, अपने ज्ञान को पूरे विश्व में वो फैला सकेगा। तो ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संचार। हमने बात की कि राष्ट्रीय संचार के लिए तो आवश्यकता है ही अनुवाद की, अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अमेरिका, चीन, रसिया, जापान, किसी भी अन्य देश से हमें कुछ भी व्यापार करना हो, संस्कृति का आदान प्रदान करना हो, मान लीजिए कि हमारी संस्कृति जो है उसके बारे में उनको जानना हो, तो वो अपनी भाषा में, अगर हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति का अनुवाद उनकी भाषा में हुआ होगा, तो वह अपनी ही भाषा में हमारी संस्कृति को समझ पाएंगे और हम भी अपनी भाषा में उनकी संस्कृति को समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आज से हजारों वर्ष पहले प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने जो लिखा था, तो उनके साहित्य में उनके समाज की झलक देखने को मिलेगी। उनके समाज, उनकी संस्कृति, उनके रहने का तरीका क्या था, उसका अभ्यास करने के लिए, उसको समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। वरना फिर पाठक वर्ग का जो एक समूह है वह बहुत ही छोटा हो जाएगा, अगर उस भाषा का अनुवाद, साहित्य का अनुवाद नहीं हुआ है तो। बाद में है शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा। अब शिक्षा और अनुसंधान, जब कोई व्यक्ति अनुसंधान करता है यानी शोध की विषय में आगे बढ़ता है, तो उसके लिए पूरा विश्व जो है वो खुला हो जाता है, कहीं से भी उसको ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। अब पीएचडी कोई कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, तो एमफिल पीएचडी के लिए उसको अपने शोध के लिए अधिक से अधिक पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक से अधिक विद्वानों ने जो बात कही है उसको समझने की उसको आवश्यकता पड़ेगी। और उसको समझने के लिए वो क्या करेगा कि दूसरे देश में उसी विषय को लेकर जो बात की गई है उसको वो समझने का प्रयास करेगा। और समझने के लिए अगर उसको वह भाषा नहीं आती है तो वह अपनी ही भाषा में अनुवादित उसकी पुस्तकें पढ़ के उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सामाजिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकता के रूप में अगर हम अनुवाद की बात करें तो विभिन्न समुदाय को जोड़ना। अब भारत में गुजरात की ही बात की जाए तो यहाँ पर एक कहावत है कि 12 गांव में बोली बदलाए, मतलब 12 गांव के बाद बोली बदलती है। तो एक ही क्षेत्र के 12 गांव के बाद अगर बोली बदलती हो तो इतना बड़ा भारत, वहाँ तो कितनी बोलियां होगी, इसको हम समझ सकते हैं। तो विभिन्न समुदायों को जोड़ना। अब हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के समुदाय निवास करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम उनको मिलना चाहिए, कोई एक
ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है अनुवाद। अनुवाद के द्वारा दूसरे क्षेत्र के समुदाय के जो विचार है, संस्कृति है, समाज है, रीति रिवाज है, उनको समझने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए अनुवाद के माध्यम से वह उनका कल्चर, उनकी संस्कृति को जानते हैं और उस हिसाब से उनके साथ वह जुड़ते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न समुदायों को जोड़ने का काम भी अनुवाद करता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। अब सामाजिक एकता जो है, मान लीजिए कि किसी समाज में एकता स्थापित तभी हो सकती है जब दोनों समुदाय के लोग, सभी क्षेत्र के लोग एक दूसरे को समझ सकें। और जैसे हमने बात की कि एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे की भाषा आनी चाहिए। भाषा ना भी आती हो तो अनुवाद के द्वारा वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में समझने के बाद उसके साथ अपना जुड़ाव कर सकते हैं और एकता में बढ़ोतरी होगी। फिर है पारस्परिक समझ विकसित करना। अब पारस्परिक समझ विकसित करने के लिए जैसे बात कंटिन्यू वही चल रही है कि किसी व्यक्ति को अगर आपको समझना है, किसी समाज के बारे में अगर आपको समझना है, तो वहाँ के सारी जो रीति रिवाज है, सारे के सारे आपको समझने होंगे। सारे ना भी आए लेकिन कुछ ना कुछ तो बात आपको उसके बारे में जाननी होगी, तभी आप व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक रूप से उसके साथ जुड़ पाएंगे। तो पारस्परिक समझ विकसित करने के लिए भी हमारी संस्कृति को कुछ वो समझे, उनकी संस्कृति में से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको हम भी ग्रहण करें। मनुष्य जो है वह परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उन त्रुटियों को पूरा करने के लिए किसी और समाज में अगर अच्छी अच्छी बातें हैं तो उसका स्वीकार करके अपने समाज में सुधार ला सकते हैं। तो समाज में सुधार लाने के बाद पारस्परिक समझ विकसित होगी और समाज और अधिक विकसित होगा। अंतिम है सांस्कृतिक संवाद स्थापित करना। जैसे हमने सामाजिक संवाद की बात की, उसी प्रकार सांस्कृतिक संवाद स्थापित करने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे की संस्कृति को समझने के लिए, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद है शैक्षिक आवश्यकता। अब शिक्षण में अनुवाद की क्या आवश्यकता है? तो विश्व साहित्य तक पहुंच। अब कोई भी व्यक्ति गुजरात में बैठकर गुजराती साहित्य तो पढ़ ही रहा है। गुजराती साहित्य पढ़ने के बाद कुछ ऐसा होगा कि उसको अगर हिंदी भाषा आती है तो हिंदी का साहित्य वह पढ़ पाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में जो जितनी भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, उन भाषा में जो साहित्य लिखा गया होगा उसको वो कैसे पढ़ पाएगा? तो उसके लिए शैक्षिक आवश्यकता के लिए, मतलब अनुवाद अगर हुआ होगा, उसी कृति का अनुवाद अगर किसी ने किया हुआ है अपनी भाषा में, गुजराती या हिंदी में, तो वह उस कृति को भी पढ़ पाएगा। और इससे भी अगर बाहर जाए, भारत से बाहर जाए, तो विश्व में जहां जहां भी साहित्य लिखा गया है उस साहित्य को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। एरिस्टोटल, लोंजाइनस, ऐसे बहुत से लेखक हो गए हैं, आलोचक हो गए हैं, जिनको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हिंदी में उनकी पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ होगा उसको पढ़कर हम आनंदित होते हैं। शेक्सपियर की कोई भी रचना हो, उसको हमें पढ़ना हो तो आज हम उसको हिंदी भाषा में ही पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें उसकी भाषा को सीखना अनिवार्य नहीं रहा है। फिर है पाठ्य सामग्री का प्रसार। आपने मान लीजिए कि आप कुछ लिखते हैं, आप अच्छा निबंध लिखते हैं, आप अच्छी कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो आपका जो पाठ्य सामग्री है उसका प्रसार करने के लिए अगर आपने कोई अच्छी सी कृति लिख दी है तो गुजरात भर में आपको लोग जानेंगे। लेकिन उसी कृति का अगर अनुवाद हिंदी में हुआ है तो आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो पाठक वर्ग है, वह बढ़ जाएंगे। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे। और उसी कृति का अगर अनुवाद अंग्रेजी भाषा में होता है तो विश्व स्तर पर आप अपने पाठ्य सामग्री का प्रसार कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लेखक की प्रथम मानसिकता यही रहती है कि उनकी कृति का अनुवाद अधिक से अधिक भाषाओं में हो, ताकि अधिक से अधिक पाठक वर्ग के साथ वह जुड़ सके। फिर शोध कार्य की उपलब्धता। हमने आगे बात की कि कोई भी व्यक्ति अगर शोध कार्य कर रहा है, किसी विषय के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो पूरे विश्व का फलक उसके सामने खुला रहता है और कहीं से भी अपने ज्ञान की प्राप्ति करके अपने विषय के अनुरूप अपनी भाषा में उसको ग्रहण कर सकता है। तो अनुवाद की एक आवश्यकता ये भी है। और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करना। अब ज्ञान जो है, किसी व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान को सभी लोगों के बीच में पहुंचाना हो तो उसके लिए सबसे प्रमुख माध्यम अगर कोई है तो वह है अनुवाद। तो अनुवाद के द्वारा अनुवादक जो है वह ज्ञान को लोकतंत्रीकरण के रूप में सबके साथ वह साझा
करता है। फिर है प्रशासनिक आवश्यकता। प्रशासनिक अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि कोई भी सरकारी नीति आ गई है। अब पूरे भारत में अगर सभी व्यक्ति को, हमारी आबादी करोड़ों में है, तो करोड़ों लोगों की आबादी तक अपने विचार पहुंचाना, सरकार की अगर कोई भी नई नीति आई हुई है, सभी लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबको सभी भाषा नहीं आती है, सबको हिंदी भाषा नहीं आती है, गुजराती नहीं आती है, मराठी नहीं आती है। तो भारत की सभी भाषाओं में उस कंटेंट का, उन नीतियों का अनुवाद हो और उसके माध्यम से वह व्यक्ति उसको समझ सके, ऐसी सुविधा देनी होती है सरकार को, ताकि अधिक से अधिक लोग उस योजना का लाभ उठा सकें। फिर बहुभाषिक प्रशासन में सहायक। बहुभाषिक प्रशासन, तो हमने जैसे कहा कि भारत जो है वह बहुभाषिक देश है और अधिक से अधिक राज्य, सबकी अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो बहुभाषिक प्रशासन में सहायक जो तत्व है, उसकी भूमिका अगर कोई निभाता है वह है अनुवाद। फिर है जनसंपर्क एवं सूचना का संचार करना है। हमने बात की कि अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क करने के लिए, व्यापार विनिमय करने के लिए, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपको अपनी व्यापार में बढ़ोतरी करनी है, अन्य स्टेट में भी आपको अगर अपनी कंपनियां खोलनी है, अपने व्यापार का प्रसार करना है, तो जनसंपर्क करने के लिए, वहां के लोगों तक पहुंचने के लिए आपको किसी एक भाषा का माध्यम लेना पड़ेगा। और अगर आपको वहां की भाषा ना आती हो, तो अपने कंटेंट का, अपने विषय का अनुवाद करके वहां के जनसमूह की जो भाषा है उसके अनुरूप अनुवाद करके आपके विचारों को वहां तक पहुंचाना होगा। और अंत का है नागरिक सेवाओं की सुगमता। अब नागरिक की जो सेवाएं, मान लीजिए कि नागरिक भारत के इतने हैं, सबको जो सेवाएं मिल रही है सरकार की ओर से, कोई भी नई योजनाएं आ रही हो, तो उसका लाभ सामान्य नागरिक को भी मिल सके, इसलिए जो नागरिक है वह अपनी भाषा में उस योजना के बारे में समझ सके, पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था करने का दायित्व होता है सरकार का। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो भी नए नए पहलू आते हैं, नई नई योजनाएं आती हैं, उसको समझने के लिए साधारण नागरिक को, सभी को अंग्रेजी नहीं आती है, सभी को हिंदी नहीं आती है, अब अंग्रेजी भाषा में जो कोई भी योजनाएं लिखी गई हो तो वह भारत के सभी नागरिकों को समझ में नहीं आएगी। तो नागरिक सेवाओं की सुगमता के लिए भी अनुवाद बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से अनुवाद की हमने विविध आवश्यकताएं देखी, और अंतिम आवश्यकता की अगर हम बात करें तो उसमें है वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकता। वैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? हम जानते हैं कि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो चीज एक समय पे उपलब्ध नहीं थी, आज वो सामान्य आसानी से आपके साथ आपको उसको पा सकते हैं। आपके हाथ में ही अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के द्वारा आप विश्व के किसी भी क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। कुछ भी ज्ञान आपको लेना हो, एक क्लिक करके आपको वह ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो तकनीकी जो आवश्यकता है उसमें भी वहां के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी भाषा में उस कंटेंट का अनुवाद अगर आपको मिल जाए तो आपको आसानी रहेगी। विज्ञान एवं तकनीकी का प्रसार, अब कोई भी साइंस में कोई भी शोध होती है, उस खोज को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, सबको वह उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद की आवश्यकता रहती है। टेक्नोलॉजी भी जो नई नई आती है, आज हम देखते हैं कि फोन से लेके, व्हीकल से लेके, कैमरा, टीवी, सब जगह पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी का प्रसार करने के लिए भी अनुवाद की जरूरत पड़ती है। नवीन शोधों की जानकारी, विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नई शोध हो रही है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अनुवाद की जरूरत पड़ती है। फिर तकनीकी शब्दावली का विकास। अब शब्दावली जो है वो निरंतर उसका विकास होता रहता है। हमारी डिक्शनरी में नए नए शब्द ऐड होते रहते हैं। तो तकनीकी शब्दावली जो है उसका भी विकास, मान लीजिए जो खोज हो रही है, उसके हिसाब से उसके शब्द भी निर्मित करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, वह बढ़ेगा। और वैश्विक ज्ञान तक पहुंच, आप यहाँ बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ज्ञान जो है, मतलब वैश्विक ज्ञान तक आपकी पहुंचेगी और आप वहाँ का कंटेंट प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने भाग 3 में, इकाई 1 के भाग 3 में अनुवाद की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अनुवाद के महत्व के बारे में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः